ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने हम सबको खैरियत से रखा है अब तक, और आने वाले वक्तों में भी अल्लाह तबारक ताला हमें खैरियत से रखेंगे और हम बेहतर तौर से उसकी इबादत और नेक काम कर सकेंगे। जनाब, हमने कल आर्थ्रोपोड्स को आपके सामने डिस्कस किया था, एंड किया है, और आज हम अपने नेक्स्ट जो फाइलम है उसको हम स्टार्ट लेंगे। और एज यूजुअल करेक्टर्स, कल एक किसी ने सवाल पूछा था सर लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, तो अब वो जहन में रखिएगा कि अब हम जो जो हेडिंग्स लगाते जा रहे हैं पढ़ते हुए, आपको बताते जाएंगे, उन्हीं हेडिंग्स के थ्रू, हेडिंग्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि सीरियल यही रहे, सेम ऐसी सीरियल रहे, सीरियल चेंज हो सकती है, लेकिन हेडिंग्स आपको लगाकर करेक्टर्स को दिखाना होगा। पहले फाइलम के करेक्टर्स, देन फिर देयर 3 क्लासेस, उसके 3 क्लासेस है। इम्पोर्टेंस लिखना आपकी अपनी मर्जी पर है, अगर वो आपसे नहीं बोल रहा, से उसने कहा कि जी करेक्टर्स ऑफ फाइलम एंड देयर 3 क्लासेस, तो आप उसमें उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखें या ना लिखें, ये आपकी मर्जी है। लिखेंगे तो आपका एक एक्स्ट्रा बात हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप लिखेंगे एक्स्ट्रा, तो उस वक्त लिखिएगा जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, पहले नहीं लिखिएगा। जब आप फारिग हो जाए ना एग्जाम पेपर देकर, तो उसके बाद आपके पास टाइम बचा हो, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी, उस वक्त आप एक्स्ट्रा काम जितना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। 3 क्लासेस लिखना होती हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन में, एक फाइलम की करेक्टर लिखना होता है और 3 क्लासेस लिखना होती हैं, ठीक है। मोलस्का फाइलम की बात हम करते हैं, और फाइलम मोलस्का का एज यूजुअल इंट्रो, इसका वर्ड बनता है मोलस्क, ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच मोलस्की, विच ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोलस्कस, यानी ये निकला लैटिन से है, लेकिन इसका वर्ड जो फ्रेंच में यूज होता है वो मोलस्की एज अ यूज होता है, तो फ्रेंच में जाकर ये मोलस्की बना। और हम जो इसको है मॉलस के नाम से भी जानते हैं, इट मीन्स सॉफ्ट बॉडी, मोलस्की, ठीक है, या मोलस्कस या मॉलिस, इसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी, नर्म जिस्म। और ये नर्म जिस्म इतना नर्म होता है कि इसे पानी में बचाने के लिए, पानी के बहाव, पानी की जो रनिंग है उसकी स्पीड अगर तेज हो, तो इसका टूटने का, इसी बॉडी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए फिर उन्होंने अपने डिफरेंट मॉडिफिकेशन की हैं, अपने अंदर डिफरेंट चेंजेस पैदा किए हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहलाता है। अगर आपको याद हो, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको आर्थ्रोपोड्स में दिया था, और वहां पर आपसे चार्ट एक था जिसको हमने कहा था ये चार्ट आप बनाएं, और चार्ट में आपने देखा था कि जी 75% इंसेक्टा क्लास और 8% हमारा अदर आर्थ्रोपोड्स, तो टोटल मिलकर वो बन गया था 83। तो 83% ऑफ द एनिमल्स आर बिलोंग विद द फाइलम आर्थ्रोपोड्स, जबकि सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर था वो 8 था, बाकी सब नंबर 8 से छोटे थे। तो इसलिए सेकंड नंबर फाइलम किसका आ जाता है, हमारे मोलस्का का आ जाता है, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी, कहा ने पूछा सॉफ्ट बॉडी मतलब, सवाल पूछा बेटा आप, सॉफ्ट बॉडी, सॉफ्ट बॉडी मतलब नरम जिस्म, ठीक है, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा नर्म है। तो ये आर्थ्रोपोड के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा कहलाता है। डाइवर्सिटी को हम बात करें तो डाइवर्सिटी मोलस्का की बहुत ज्यादा है।
हमारे पास इस वक्त तक जो लिविंग स्पीशीज हैं वो 50,000 के करीब नेम्ड स्पीशीज है। लेकिन साइंटिस्ट इस बात पे एग्री हैं कि ये स्पीशीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ये तकरीबन 1,20,000 होनी चाहिए लिविंग स्पीशीज, जबकि फॉसिल स्पीशीज ऑफ मोलस्का आर 35,000। एमसीक्यूज में आप लगा लें इसको, पेज नंबर 208 पर। 208 पर मोलस्का की पहला ही सॉफ्ट इसका जो पैराग्राफ है उसमें 50,000 नंबर ऑफ लिविंग स्पीशीज एंड 35,000 ऑफ फॉसिल स्पीशीज। फॉसिल किसे कहते हैं आपको याद होगा। फॉसिल हम कहते हैं वो जो आज से कई हजार साल पहले मर चुके हैं, और उनकी रिमेन्स या तो उनका कोई बॉडी का पार्ट अलग अलग जगह से मिले आपको, और आप ज्वाइन करके एक पूरी बॉडी का बहुत हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा बना लें, या फिर पूरा एनिमल कहीं उसकी लाश जो है नीचे रह गई, दब गई, और उसका स्केच मिल गया आपको, या उसका पूरा ढांचा लाइक स्केलेटन आपको मिल गया। तो ये जो चीज़ें मिलती हैं इनको हम फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं, और ये फॉसिल रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही आपको एवोल्यूशन के बारे में बताता है, चेंजेस के बारे में बताता है। जैसे वलिया ने कहा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बेटा मतलब होता है कि ये कितनी दूर, कितना वास्ट है इसके नंबर ऑफ स्पीशीज, कितनी क्वांटिटी है, कितनी तादाद है, और ये कितनी डाइवर्ट हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहते हैं। अब हैबिट एंड हैबिटेट, ये आपको कैसा और कहाँ मिलेगा। इट इज द लार्जेस्ट मेरीन फाइलम। कभी कभी ये बात आपसे एम कैट में पूछ लेते हैं और बच्चे गलती कर जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स को लगा देते हैं। आर्थ्रोपोड्स इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ फाना या एनिमल्स, बट मोलस्का इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ मैरीन लाइफ। याद रखिए, समंदर का सबसे बड़ा फाइलम हमारा मोलस्का, comprising about 23% of all the named marine organisms। हमारे मैरीन समंदर में अब तक जितने हम एनिमल्स को फाइंड कर चुके हैं और उनको नाम दे चुके हैं, नाम लिख के कि जी ये फला एनिमल है, ये फला एनिमल है, उनमें से 23% हमारा मोलस्का। इसलिए ये नंबर ऑफ फिगर इज द लार्जेस्ट फिगर इन मैरीन लाइफ, इसलिए आप इसको कहते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम इन मैरीन। न्यूमरस मोलस्कस आल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। कुछ मोलस्का हमारे, मेजॉरिटी उनमें से फ्रेश वाटर में मिलेगी आपको, एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और आपके टेरेस्ट्रियल गार्डन स्नेल आपको गार्डन में मिल जाएगी। मोलस्कस आर हाईली डाइवर्स नॉट ओनली इन साइज and in anatomically structures, but also in behavior and in habitat। इनकी डाइवर्सिटी न सिर्फ इनके साइज बहुत छोटा सा भी होता है, एक समझने के जो सैंड होता है उसके बराबर रेत का जो जर्रा है, और जाइंट में ये बहुत बड़े साइज के भी मिलते हैं। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर में भी बड़ी डाइवर्सिटी है, बहुत पेचीदगियाँ हैं, और बिहेवियर भी इसी तरह इनका डिफरेंट है। मोलस्का, न्यूमेरियस मोलस्का मीन्स बहुत सारे, मैनी। ठीक है, सवाल पूछा था न्यूमेरियस मोलस्का, तो न्यूमेरियस कई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना आप, बहुत सारे, मैनी।
का लफ्ज है उसके लिए आप न्यूमेरस इस्तेमाल करें। जी, टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है लैंड, खुशकी। तो अगर आपने अपने ऑक्टोपस का बिहेवियर नोट किया हो कभी, इसी तरह स्क्विड, वो भी बड़ा ज़बरदस्त बिहेवियर शो करता है, तो वो भी आगे हम दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल तो नजर आएगा। साइज जैसे हम बात कर रहे थे आपसे कि दिस फाइलम इंक्लूड मोस्ट रिमार्केबल एनिमल इवन एवोल्यूशनरी रेडिएशन। एवोल्यूशनरी रेडिएशन का मतलब एवोल्यूशन में इसका भी रोल बहुत मौजूद है, और ये अपने आप को जो कैरेक्टर्स चेंज करके दिखाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस में, तो ये हमें बताता है कि जी बड़ी डाइवर्सिटी हमारे पास मौजूद है। साइज में द स्मॉलेस्ट मोलस्का आर नॉट बिगर देन द सैंड ग्रेन। सैंड ग्रेन कहते हैं वो रेत का जो दाना होता है ना, एक सिंगल दाना। और जबकि जाइंट स्क्विड, डेविल फिश भी हम इसको कहते हैं, ये हमारा 18 मीटर तक देखा गया जाइंट स्क्विड मोलस्का। और इसकी एक एमसीक्यूज भी हम लिखते हैं लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट के तौर पर। लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट, ये हमारे इनवर्टेब्रेट का सबसे बड़ा एनिमल भी है। एनिमल्स में सबसे बड़ा नहीं, सिर्फ इनवर्टेब्रेटा में। इनवर्टेब्रेटा होता है, एक इनवर्टेब्रेटा होता है, तो इनवर्टेब्रेटा में सबसे बड़ा है क्योंकि 18 मीटर इसकी लेंथ देखी गई। 18 मीटर का मतलब होगा कि अगर आप उसको फीट में कन्वर्ट करें तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करके जो फीट आएगा आपका वो होगा कितना, 54 फीट। 54 फीट का मतलब है कम से कम 3 मंजिल। ऐसे ही एक मंजिल आमतौर पर एक फ्लोर जो होता है वो हमारा 10-12 फीट का होता है, तो 3 से 4 मंजिलें एटलीस्ट, आप देख सकते हो इतना बड़ा। लेकिन ये कोई इतना साइज बड़ा होने के बाद आपको कोई ऐसा नहीं है कि समंदर में हर जगह घूम रहा है। बहुत रेयर ये साइज पे इतने बड़े साइज तक पहुंचता है। और वजन उसका 1800 केजी के करीब। ठीक है, बॉडी को हम डिवाइड करते हैं इसकी हेड, मेंटल, फुट एंड ब्रिसल मास। 4 पार्ट्स हम बना देते हैं इसकी बॉडी, चारों भी दिखाते हैं आपको अगली स्लाइड में डायग्राम के साथ। बस अभी आप ध्यान में रखिए कि अभी जैसे हमने अपने इंसेक्ट का कहा था कि जी 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। यहाँ पर उसके 4 हिस्से हैं ये बॉडी के, हेड, मेंटल, फुट और ब्रिसल मास। ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट में आपको डायग्राम में नज़र आ जाएगा और वहाँ हम आपको मज़ीद दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है जी, हम रब कर दें थोड़ा सा स्लाइड को, आगे चलें जी। आगे है हेड bears a mouth, pairs of tentacles and a pair of eyes। इसके हेड पर माउथ भी और पेयर ऑफ टेंटिकल्स। लेकिन याद रखिएगा टेंटिकल्स जो इसके हैं वो टेंटिकल्स इसके ऐसे नहीं है जो हमने नाइटेरियंस में पढ़ा था। नाइटेरियंस पढ़े थे, तो नाइटेरियन में भी टेंटिकल्स है। वो टेंटिकल्स निमेटोसिस रखते थे और उनमें पॉइजन होता था, जहर होता था। ये टेंटिकल्स ऐसे नहीं होते। ये टेंटिकल्स या तो पॉपुलेशन यानी कि रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं
या फिर ये ग्रिप करते हैं अपने प्रे को, शिकार को, और अपने ओरल यानी माउथ में उसको खींच कर इंटर करते हैं। इनमें जहर नहीं होता बल्कि इनमें सकर्स लगे होते हैं। और ये मतलब लाइक जरूरी नहीं सब में, बल्कि कुछ में। क्लासेस अलग अलग हैं तो क्लासेस वाइज है। देखिए ये डायग्राम में मैं पहले आपको उनके हेड, मेंटल और जो फुट है और विसल मास है उसकी डिवीजन दिखा दूं, तो फिर आपको और अंदाजा आ जाए। अच्छा जी, वलीहा ने कहा कि सर हर साइज के मुलस्का के ये कॉमन बॉडी पार्ट जी, हर साइज में बॉडी पार्ट तो सारे मोलस्का के, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि जनाब हमारा जो बॉडी पार्ट है इसमें, वो जो हमने डिस्कस किए, यानी इसके पास हेड होता है, ये वाला पोर्शन जो है इसका वो हेड, जबकि इसके पास मेंटल है। बॉडी पार्ट मेंटल, ये जो अंदर की लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग ऑफ द शेल, ये मैं कलर कर रहा हूँ अब ताकि आपको ज़रा महसूस हो जाए। और ये जो अंदर की लाइनिंग, अंदर की जो लाइनिंग होती है उस पर शेल की और इसकी बॉडी, उसके दरमियान में एक सॉफ्ट लाइनिंग प्रोड्यूस हो जाती है, उसे कहा जाता है मेंटल, ताकि शेल को भी सॉफ्ट कर दिया जाए और शेल इसकी बॉडी को तोड़े ना, अगर शेल्ड है तो। ठीक है, अगर शेल नहीं है तब भी बॉडी पर एक आउटर ग्रोथ जरूर होगी, जिसको मेंटल कहा जाता है, जो बहुत स्मूथ होगी, चिकनी होगी, म्यूकस वाली होगी, तो उसे मेंटल कहा जाता है। तीसरी चीज हमने कहा था जनाब, इसमें विसरल मास होता है, ये लिखा आपके सामने। और ये कहाँ है, ये जो बॉडी का इनर साइड है, कलर चेंज करके आपको दिखा दूं, ये जो बॉडी का इनर साइड है विद इन द शेल, और इसमें हमारी इस एनिमल के ऑर्गन है, ठीक है, उसे कहा जाता है विसरल मास। जहाँ पर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका डाइजेस्टिव है, इसका रेस्पिरेटरी है, वो सब कुछ क्लियर बेटा। और लास्ट वन, जो फोर्थ वन, इसकी लोकोमोटरी ऑर्गन है जिसे हम फुट कहते हैं, वो इसकी बॉडी यानी विसरल मास से ही अटैच होता है। और ये ज़मीन के साथ अटैच रहता है, जो इसको ज़मीन में चलने में मदद देता है, इसे हम फुट कहते हैं। लेकिन ज़मीन से उठता नहीं, ज़मीन के साथ ये वेव बनाता है, लहरें बनाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब एक एमसीक्यूज है जो कि यहाँ कहीं हम शायद डिस्क्रिप्शन वगैरह में तो हमें पॉसिबल है कि नज़र ना आए, लेकिन डायग्राम जो आपकी पेज नंबर 208 पे बनी है ना, वहाँ पर हमारे पास डायग्राम में ये वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। और ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, सही क्या है। आपको हेड के साथ लेबलिंग में नज़र आ रहा है रेड्यूला, यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ रेड्यूला। तो मुंह में इसके जब माउथ ओपनिंग है ना, तो उसके साथ ही एक और स्ट्रक्चर अंदर की तरफ बना हुआ होता है जिसे रेड्यूला कहा जाता है, एक्स्ट्रा कैविटी इन द माउथ। और ये करता क्या है, ये भी हम आगे चलकर देखते हैं। पहले हम टेंटिकल्स आपसे बता दें, ये जा रहा है जी टेंटिकल्स, सेंस ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो आईज है वो यहाँ पर होती है। आईज जो है इसकी इसकी वो सर के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि सर से थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। और ये हम इसे स्टॉक बेरिंग आईज भी कहते हैं, स्टॉक के ऊपर, डंडी के ऊपर लगी होती है। ठीक है जी।
आगे की बात एक बलिया ने पूछी, हेड और फुट ज्वाइंट हैं साथ। हेड और फुट इनकी विसरल मास से अलग, अलग अलग नहीं, बॉडी जो है इसकी पूरी एक ही जगह हमें महसूस हो रही है। तो इसका हेड जो है वो ये सेपरेट नजर नहीं आ रहा, और नीचे ही सी के फुट है, लेकिन हम इसे हेड के साथ अटैच नहीं करेंगे। आपके पाँव में नीचे है, उसके साथ एब्डोमेन जुड़ा हुआ, तो मेरे थोड़ी है पेट से पाँव जुड़ा हुआ। मेंटल कैविटी फिर से बता दें, ये है जनाब शेल, ठीक है, और ये है इसकी बॉडी। क्लियर? ये इसकी बॉडी, बी लिख देता हूँ, जो विस्टरल मास था वो, और ये बाहर वाला हमारे इसका एस फॉर शेल। तो इसकी बॉडी से एक लिक्विड सिक्रीट किया जाता है जो इसकी बॉडी के ऊपर एक कवर बना देता है, यू सॉफ्ट कवर। इस कवर को कहा जाता है मेंटल। तो ये कहाँ बनता है? शेल और बॉडी के बिटवीन, ठीक है, तो इसे कहा जाता है मेंटल। अभी बता रहा हूँ, मेंटल बताया ना, सुन लिया बेटा सवेरा? नूर ने ही पूछा था, मैंने भी तो उस वक्त ही बता दिया आपको। क्लियर हो गया सवेरा? ठीक है बेटा। तो ये जो बिटवीन द शेल एंड बॉडी कैविटी, इनके दरमियान में ये एक लेयर फॉर्म होती है। ये इसलिए होती है कि शेल जो वो तो हार्ड है ना, सख्त है, तो इस शेल का इनर साइड वैसे तो स्मूथ होता है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है कि शेल पर कोई चीज़ टकराए तो वो इसको, बॉडी को डैमेज करे। तो लिहाजा एक मोटी लेयर बना दी जाती है जो इसको एक तो शॉक से बचाती है, दूसरा अगर शेल के अंदर कोई रफ सरफेस आ गई है, रफ चीज़ आ गई है, तो वो इसकी बॉडी को यहाँ लग कर खराब ना करे, तो उससे भी सेफ हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। आगे है हमारे पास मेंटल, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, और मैंने आपको डिटेल में बताया। दोबारा से आप स्लाइड में भी देख लें। मेंटल इज अ glandular epithelial envelope which secrete calcareous cell। तो अब ये क्या हुआ? ये एक लिफाफा, एनवलप, कवरिंग बना दी इस तरह से, और ये दोनों जानिब से असल में, जो हम, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप नेट पे बैठ के देखें, तो अगर डिटेल देखिएगा, हम तो यहाँ इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। ये जो शेल होता है ना, बल्कि आपने कभी अपने वहाँ से पिकनिक पॉइंट पे गए हो और आपने शेल टूटे हुए उठाए गए, तो अंदर से देखिएगा बड़े चिकने स्मूथ होते हैं। तो ये कैलकेरियस फॉर्मेशन भी होती है। कैलकेरियस फॉर्मेशन क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है शेल, तो वहाँ से भी हो सकती है, और इसकी बॉडी भी सिक्रीशन करती है। मेंटन encloses a cavity on the dorsal side of vessel mass। तो ये जो विसल मास है ना, पूरा ये वाला जो हमने आपको एक अलग से बना कर दिया, ये इनर ब्लू लाइनिंग, तो इस डॉर्सल साइड पर इसकी एक मेंटल जो है वो पूरी कैविटी फॉर्म कर देती है। अच्छा, कैविटी खाली नहीं होती भाई, इसकी बॉडी तो ये है ना, और शेल अलग है, दो चीजें हैं, ये तो अलग अलग, तो इनके बीच में गैप जरूर होगा, मगर वो गैप ऐसा कोई वाजे गैप नहीं होता। ये गैप क्यों होता है? क्योंकि जब भी इस एनिमल का, जो शेल्ड वाले एनिमल्स हैं, वो अगर इस शेल को छोड़ना चाहें तो वो अपने आप को यहाँ से निकाल के बाहर निकल, शेल इनका अपना होता है, लेकिन इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर इनकी बॉडी बड़ी हो गई, ग्रो कर गई, और शेल छोटा, तो ये अपने शेल को रिमूव कर देते हैं और नया शेल बनाते हैं। जैसे हमारा एक्डाइसिस पड़ा था ना, लेकिन ये एक्डाइसिस नहीं कहलाता, ठीक है। ये नॉर्मली अपना जो शेल है उसे शेड ऑफ करना। तो इनका साइज हमारी बॉडी का, अच्छा बाज दफा ऐसा होता है कि जो छोटे हैं ना, वो बड़े शेल में घुस जाते हैं। एक बड़ा शेल को खाली पड़ा हुआ है,
मैरीन की लेयर में, समंदर की फ्लोर पर। तो ये इसका शेल बिल्कुल नॉर्मल है, इसे ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको शौक चढ़ा के छोड़ यार, इसको एक बड़ा शेल खाली पड़ा हुआ है, उसमें चला जाता, निकले और उसमें बड़े शहर में जाके बैठ गए, अब उसे अपना यूज करने लगा। तो इसलिए हम इसको एक्डाइसिस नहीं कहते, ठीक है। दिस कैविटी इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। डेफिनेटली वो जो खाली जगह बन जाएगी उसे मेंटल कैविटी कहते हैं, है ना। फुट, जो पाँव हम बात कर रहे थे, उस पाँव की हम बात कर लें डिटेल के साथ। मसल्स फुट adopted to different purpose in different classes। मुख्तलिफ क्लासों में इसका फुट का काम थोड़ा सा अलग अलग हमें नजर आता है, लेकिन जनरली अब जैसे हम दिखाएंगे ना आपको, अलग अलग क्लासेस सेफेलोपोडा में अलग है, गैस्ट्रोपोड्स में अलग है, लेकिन किसी का भी फुट हो उसके अंदर कुछ चीजें कॉमन होंगी लाजमी तौर पर। नंबर वन, द फुट कैरी स्टेटोसाइट्स which act as a balance sensor। स्टैटिक, वो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, स्टैटिक स्टेट्स, है ना। एक स्टैटिक इकोनॉमी भी है या क्या है, उसमें आप ये जो पैसे लिए दिए, कहाँ गए, ये उठाया वो लिया उसको बेचा, ये सब, ये जो पूरा एक चक्कर है ना, ये स्टेट्स में आपके पास आता है। बैलेंस करते हैं आप, हाँ जी लिया और आखिर में जीरो है, यहाँ बचा क्या, तो इसीलिए हमने उसके नाम से रख दिया स्टेटोसाइट्स। क्योंकि इसके फुट में कुछ ऐसे सेल हम देखते हैं जो उसकी बॉडी को बैलेंस करने का काम। आपकी बॉडी कौन बैलेंस करता है, मालूम है ना किसी को, किसको मालूम है, कौन बता रहा, बता रहा जी, एक बच्चे ने बताया फुट, बोलिए ने कहा कि फुट, नहीं जी बोलिए गलत आंसर। आपकी बॉडी को बैलेंस आपका पाँव थोड़ी करता है, चक्कर आते तो फिर गिरती क्यों है, आपके पाँव तो सीखे ना, तो फिर आप अपने आप को संभाल के रखिए। नूर फातिमा ने कहा जी हाथ, अब्बास ने कहा बोन्स, और वलिया ने अगेन कहा ब्रेन, सईदा सवेरा ने कहा जी ब्रेन, और वलिया ने आखिर में कह दिया पता नहीं। बस इतनी लिहाज, आपकी बॉडी को बैलेंस करने में जो मैकेनिक काम करता है वो कहलाता है मैकेनो रिसेप्टर, और मैकेनो रिसेप्टर इज कॉल्ड एयर। कान, आपका जो कान होता है ना, वो आपकी बॉडी को बैलेंस करता है। कभी कान में तकलीफ हो जाए ना, तो आप देखिएगा चक्कर आ रहे होंगे, और कभी बार दफ़ा ऐसा होता है कि चक्कर बहुत सारे आने लग जाते हैं, बंदा बोलता है यार बदल में ब्लड प्रेशर हो गया, जैसे अम्मी अबू किसी को आ गया, और जाकर चेकअप कराएंगे तो पता चलेगा कि कान में इन्फेक्शन हुआ है, और कान का जो लिक्विड है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो हमारे कान में वो जो वैक्स निकलता है, जिसको हम आमतौर पर कान की मैल कहते हैं, वो एक्चुअली एक लिक्विड से बन रहा होता है, और वो लिक्विड हमारा बैलेंस बनाने के लिए यूज हो रहा होता है। आपकी बॉडी को, ब्रेन को बता रहा होता है कि बॉडी किस एंगल पर खड़ी है, कितना प्रेशर इसमें आ रहा है लेफ्ट साइड से, कितना आ रहा है राइट साइड से, तो इसको कहाँ से बैलेंस करना है। मदद आपके हाथ और पाँव वो देंगे, लेकिन बैलेंस की या लोकेशन या पोजीशन आपकी बताने वाला कान होता है, एयर, ठीक है जी। इट सिक्रीट्स म्यूकस एज लुब्रिकेंट टू एड मूवमेंट। अब इसके नीचे से जो है वो लुब्रिकेंट यानी लिक्विड निकलता है, जो चिपकता हुआ लेसदार म्यूकस, ठीक है। लेसदार, जैसे आप स्टिकर कोई लेते हैं ना, तो उसके ऊपर एक मटेरियल लिक्विड सा लगाया था ताकि आप स्टिकर को चिपका दें, ऐसे ही होता। तो आप ये गार्डन स्नेल लाइक लेकर अगर अपने वाइट बोर्ड, क्लास के वाइट बोर्ड पे लगा दें, तो ये उस पर भी चलना शुरू हो जाएगी, हालांकि बहुत स्मूथ है ना,
लेकिन इसके फुट में से लिक्विड निकल रहा है और वो इसको चिपका के रखा है, लिहाजा ये लुब्रिकेंट इसको मूवमेंट में मदद देता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सकर अटैचिंग एनिमल्स। ये हम सकर देखेंगे जब हम सेफेलोपोडा पढ़ेंगे ना, ऑक्टोपस, तो उसमें देखिएगा उस पे सकर लगे होंगे उसके फुट पर। इट इज adopted for boring into the soil. It used for jet propulsion. इसमें एक तो बिल बनाने के लिए ज़मीन के अंदर, क्योंकि ये जो हमारे मैरीन में रहने वाले हैं तो वो तो फ्लोर पर है, तो ये बिल बनाने में एक मदद देता है। और दूसरा जेट प्रोपल्जन। जेट प्रोपल्जन किसे कहते हैं जी? जेट प्रोपल्जन कहते हैं जो हमारा एनिमल है ना शेल के अंदर, तो वो शेल के अंदर जब जाता है तो अंदर जाहिर बात है वो क्या, तो पानी भी अंदर होगा, पानी का पता नहीं क्या क्या चीज़ अंदर आ गई, तो ये फुट की मदद से पानी को बाहर फेंकता है, धकेलता है, वो बड़े प्रेशर से निकलता है ताकि सारा कोई अगर कचरा वचरा आया है तो वो भी पुश होकर बाहर निकल जाए। स्टेटोसाइट मीन्स, मैंने मरियम ने पूछा है कि स्टेटोसाइट, स्टेटोसाइट बेटा सेल्स होते हैं जो हमारे मोलस्का को बैलेंस करने में मदद करते हैं। चल रहा है ना, तो चलते हुए बैलेंस हो जाए, चक्कर तो नहीं आने चाहिए। जैसे आप चल रहे हैं तो आप सीधे बैलेंस होकर चलेंगे, तो मूवमेंट में हमारे कान, हमने आपसे जिक्र किया था कि वो बैलेंस करते हैं, और उसके बाद पाँव से आप चलते हैं, है ना। तो इनके फुट पर ही कुछ सेल लगे होते हैं जो इनको अपनी तरह बैलेंस करने में मदद। सवेरा ने कहा जेट प्रोपल्जन बता दें, बता दिए, अभी दोबारा बता देते हैं। और सवलिया ने कहा जी ये स्नेल की डायग्राम है, जी बेटा ये स्नेल की डायग्राम है। जेट प्रोपल्जन का मतलब ये होता है कि जब ये अपनी बॉडी को इनसाइड ऑफ द शेल लेकर जाता है तो पानी भी होगा अंदर, और उस पानी में मे भी कि कोई चीज़ आ जाए, मट्टी आ जाए या कोई और मटेरियल आ जाए, तो लिहाजा ये अंदर के शेल के पानी को रोल आउट करता है और अपने पाँव से एक प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बनाकर पानी को बाहर निकालता है। डेट इज कॉल्ड जेट प्रोपल्शन। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे विसरल मास। डॉर्सल विसरल मास इंक्लूड द मेजर ऑर्गन। ये आपको नजर आ रहा है जो मैंने ग्रीन किया था, विसरल मास। इसमें आप देख लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, स्टमक भी है, गुनेट, गुनेट आपके होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना। कॉर्ड, नर्व कॉर्ड का हिस्सा भी इसमें मौजूद है। एनएस भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये विसल मास जो है उसमें सारे ताज़ी चाय लगता है, ठीक है जी। तो वो मेजर जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो सब के सब यहाँ मौजूद होते हैं विसल मास। शेल, डेफिनेटली आप देखते हैं शेल, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में शेल हो, कुछ में शेल नहीं भी होता, कुछ में इंटरनल भी नजर आता है हमें, लेकिन वो हम क्लास वाइज देखेंगे। शेल इज अ मेनली काइटिनस, काइटिन से बना होगा, या कॉन्क्यूलाइन, कॉन्क्यूलाइन जो है वो भी एक केमिकल, ठीक है, उससे बना होगा, या कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, ये भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, काइटिन है। मैनी मोलस्का आर विदाउट शेल, बहुत सारे मोलस्का हैं जो बगैर शेल के होते हैं। सम हैव इंटरनल शेल, कुछ में इंटरनल शेल होता है। डेविल फिश है, उसमें आपको इंटरनल शेल मिलेगा। और जो हमारा ऑक्टोपस है उसमें शेल नहीं मिलेगा। सवेरा ने कहा गुनेट किसे कहते हैं? गुनेट का मतलब होता है बेटा टेस्टीज और ओवरीज, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना टेस्टीज, तो उसको अगर आप कहना चाहें तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और अगर हम ओवरी कहना चाहते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। अब अगर हम ऐसा कह दें कि दोनों की बात हम एक साथ ही करें,
ये ना कहें कि मेल है फीमेल है, हम कहेंगे ये गोनेड्स है। तो गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो अभी अगर ये मेल होगी तो यहाँ पर टेस्टीज हम लिख देंगे, अगर ये फीमेल है तो फीमेल का जहाँ भी ओवरी मौजूद है तो वहाँ पर फीमेल लिख देंगे, ओवरी लिख देंगे। ठीक है, इन जनरल हम उसको गोनेड्स कहते हैं। रेड्यूला, जिसकी बात हमने बात आपसे रोकी थी, हमने कहा था कि अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगी। मोस्ट मोलस्का हैव मस्कुलर माउथ विद रेड्यूलाई यानी टंग। तो अब एक्चुअली हमारा जो रेड्यूला है वो क्या है, एज अ जुबान काम करती है, टंग काम करती है। लेकिन ये हमारी तरह जुबान की तरह नहीं है, बल्कि काइटिनियस टीथ, इसके ऊपर बारीक सी उभार मौजूद होते हैं, जिनको हम काइटिनियस टीथ का नाम देते हैं। समझ में आई? ये हमारे इसका माउथ आपके सामने बना हुआ है, हेड। ये हमने देखा कि ये तो इसका माउथ है, ठीक है। इस माउथ के अंदर एक और गैप बन रहा है, ये तो चला गया आगे एसोफेगस में, है ना, बक्कल कैविटी। ये जो हिस्सा है, ये मैं बड़ा कर दिया बाहर की तरफ, लेकिन बाहर की तरफ होता नहीं। इसके ऊपर जो ना वो हल्के हल्के से इस तरह से उभार बने, तो ये हम कहलाते हैं काइटिनस टीथ की, काइटिन के बने। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं रेड्यूला। ठीक, और रेड्यूला असल में क्या करता है? रेड्यूला एक्चुअली स्क्रैपिंग करता है। आप लोग करते हैं स्क्रैपिंग? स्क्रैपिंग किसे कहते हैं? खुरचना, खुरच कर उतारना। हम्म, तो ये जो रॉक्स हैं जमीन मरीन में, इन पत्थरों के ऊपर से बैक्टीरिया और एल्गी को खुरचने का काम करता है रेड्यूला, और इजीली ये अपने फूड को कैप्चर कर लेता है। ठीक है जी, तो ये बात हमारे कैरेक्टर चल रहा है, इनको हम रब कर दें और नई स्लाइड पे लेके आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल इसकी बहुत अच्छी है, सीधी स्ट्रेट भी हो सकती है, कॉइल ट्यूब भी हो सकती है, डिपेंड करता है एनिमल का शेप कैसा है। जैसे स्क्विड की बात करते हैं थोड़ा सीधा है, उसमें सीधा होगा। और ये भी आपने स्नेल देखा था, तो जाहिर सी बात इसकी बॉडी सर्किल में है तो कॉइल होगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं और लीवर भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है लेकिन है। इसका मतलब है कि काफ़ी बेहतर तौर पर हमें सिस्टम नजर आया। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आमतौर पे जो गिल्स से सांस लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे एक्वाटिक हैं तो इनके पास गिल्स होते हैं, और जो टेरिस्ट्रियल हैं वो अपनी मेंटल से भी सांस लेते हैं। ठीक, तो कोई एक अच्छा सा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमें नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें तो सेफेलोपोडा के अलावा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सेफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन क्लोज का पता ना? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब बॉडी की पूरी इनर साइड पर फ्लूइड घूम रहा है, जबकि क्लोज ब्लड सिस्टम का क्या मतलब होता है? कि ब्लड जो है वो वेसल में है, ट्यूब में, नाली में। The large fluid-filled cavity of the open circulatory system become the major component of hydrostatic skeleton. ठीक है, मतलब जैसे हमारा अगर ओपन ब्लड सिस्टम है तो उसमें पूरा फ्लूइड उसकी बॉडी में भरा हुआ, और वो बॉडी का भरा हुआ फ्लूइड फ्लूइड जो है वो एज अ
हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन काम करेगा। हाइड्रो मीन्स पानी, स्टैटिक स्ट्रेट बरकरार रखना, तो बॉडी की शेप को बरकरार रखना। कौन बरकरार रख रहा है? फ्लूइड। पानी का मतलब फ्लूइड भी होता है ना, फ्लूइड। इसलिए हम ऐसे स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, जैसे हमारे पास स्केलेटन ना, तो हमारे पास कौन सा है? हमारे पास एंडोस्केलेटन है, बोन्स है उसमें, हड्डियां। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें ज़रा बेहतर है और अच्छी डेवलपमेंट। गैंग्लिया सॉरी, गैंग्लिया का मतलब मैंने बताया था ना आपको पहले, दोबारा बताया था। हमारे पास जो है वो नर्व सेल, ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये नर्व सेल। नर्व सेल कौन होते हैं? जो नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ये अगर एक जगह जमा हो जाए, जैसे यहाँ जमा हो, दिस मास इज कॉल्ड गैंग्लिया। ठीक है, इसे हम गैंग्लिया कहते हैं। अब इसके पास गैंग्लिया सेरिब्रल हेड, विसरल, जो विसरल मास था वहां, और पैडल फुट, तीन जगह पर हमारे इसमें गैंग्लिया हमें नजर आते हैं। और ये तीनों के तीनों, तीनों के तीनों क्या करते हैं? तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से अटैच। हेड भी, हेड के गैंग्लिया, विसल के, पैडल के, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ लॉन्गिट्यूडनल नर्व के साथ में। जैसे हम ये बना लें ना कि भाई ये एक वो हो गया हेड पर, ये हो गया विस्सल मास पर, और ये गैंग्लिया हो गया फुट पर। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि चेक एंड बैलेंस रहे। क्योंकि आपका भी, हमें याद है ना, हम सबके पास ब्रेन है माशाल्लाह से। कोई ऐसा तो नहीं जो बगैर ब्रेन के, सिर्फ उसके बाद ब्रेन बॉक्स और ब्रेन हो ही ना, या उसका ब्रेन भी पैडल में ना हो। पैडल कहाँ मौजूद होता है? पैडल पाँव, फुट में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है इसका ब्रेन भी पैडल में ना लगाओ। तो कोई ऐसा बच्चा जिसका ब्रेन बेचारे का हो ही ना, ब्रेन बॉक्स तो हो, ब्रेन बॉक्स किसे कहते हैं? खोपड़ी को, लेकिन वो अंदर से खाली हो। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। वेरी गुड। बाद में बच्चों से अचानक सवाल पूछ जाए ना कि भाई तुम्हारे पास दिमाग है, ब्रेन है, बच्चा परेशान हो जाता है, पता नहीं समझने क्या पूछे, ब्रेन मेरा है भी कि नहीं है। ठीक है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया हमने पढ़ा था एनिडीड्स में। हाँ, वो यहाँ पे भी एनिडीड में, एनिडीड की तरह मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और बेहतर हो गया। किडनी अभी नहीं बने। लोकोमोशन एज यूजुअल फुट से करते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो सिसाइल हैं, बहुत कम जो सिसाइल है। सिसाइल मीन्स एक जगह रुके हुए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम बात करें तो ये डायोशियस और मोनोएशियस दोनों तरह का। इसका क्या मतलब है? कहीं पढ़ा है? अच्छा हाँ, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ए वाला ने पढ़ा होगा। आप लोग बी और सी वाले ना,
नहीं, आपने नहीं पढ़ा। मैं मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ जनाब। हमारे अगर एक एनिमल में, ये सपोज एक एनिमल, ये एक और एनिमल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि जी ये एक एनिमल है, इसमें मेल ऑर्गन भी मौजूद हैं और इसी में फीमेल ऑर्गन भी मौजूद है, ठीक है। दूसरा टाइप का एनिमल है, इसमें मेल अलग और फीमेल अलग, सही। जैसे हम है, ये अर्थॉन। तो अगर हमारे एक ही एनिमल में दोनों ऑर्गन मौजूद हों, तो जिसे हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, उसी को हम डाई एशियस भी कहते हैं। डाई का मतलब दो, तो ये दोनों एक ही एनिमल में, जिसे हम डाइशियस भी कहते हैं। आमतौर पे हम प्लांट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, मोनोएशियस, क्योंकि इसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है। क्लियरली। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें एक या दो गोनेड विद गोनोडक्ट्स, गोनेड्स यानी कि टेस्टीज होंगे। अगर ये मेल फीमेल है तो ओवरीज होंगे, एक ओवरी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ये कहने का मतलब। टेस्टीज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अगर दो होंगे तो वो गोनोडक्ट्स होंगी उसमें, वरना एक ही गोनोडक्ट बॉडी से बाहर जा रही होगी, ताकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल अगर करनी है तो वो कर ले, इंटरनल करनी है तो वो कर ले, है ना। डेवलपमेंट डायरेक्ट थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म। अब इनकी लार्वल फॉर्म जो है ना, वो हमारे पास डिफरेंट होती है, अलग अलग। तो इसलिए आप इसमें कोई लार्वा खास लिखने के लिए आपको जो लार्वा हमारी बुक में जो मौजूद है, जिसको आपने एज एमसीक्यूज याद करना है, वो है ट्रोकोफोर लार्वा। जबकि बेनिगर भी होता है, ग्लॉकीडियम भी होता है, ठीक है। लेकिन हमारी बुक में सिर्फ ट्रोकोफोर लार्वा है, ये ट्रोकोफोर लार्वा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल? लाइक आउटसाइड बॉडी के इनसाइड। आउटसाइड का मतलब बिल्कुल सही कहा, पानी में जिस एम्फीबियंस की रिप्रोडक्शन होती है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, पानी से बाहर, बॉडी से बाहर, तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। ये अगेन हमने डायग्राम आपको शो करने के लिए दोबारा से बनी हुई है, कि आपको जो कि नीड्स वगैरह दिखाने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली मैंने आपको ड्रॉ करके भी थोड़ा सा क्लियरली दिखा दिया, तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं जी इसकी क्लासिफिकेशन। हमारी बुक में 6 क्लासेस के नाम हैं, आप भी उनकी क्लासेस के नाम 6 याद रख लेंगे, मगर 3 की डिटेल, ठीक है, 3 की नहीं।
Monoplacophora. मोनो मीन्स सिंगल, प्लेक्स मीन्स प्लेट, एक प्लेट वाले। दूसरा है क्लास एम्फीन्यूरा। एम्फी मीन्स बोथ, दो, और न्यूरा नर्व, जिसमें नर्व्स जो है वो दो होती है। स्कैफोपोडा, स्कैफो मीन्स होता है बोट, बोट शेप, तो इनका पाँव फुट, पोडा जो है वो बोट शेप का होता है। नंबर 4 है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो मीन्स होता है बेले, यानी पेट, एंड पोडा मीन्स फुट, तो पेट पर लगा हुआ पाँव। क्लास बाइवेलवेटा, पेलिक्स मीन्स होता है हेक, या पोडा मीन्स फुट, तो पेलिको पोडा भी कहते हैं इसको। और खुलने वाला, खुलना, पेलिक मीन्स हैच। बाइवॉल्वा, दो वॉल वाला, दो पार्टीशन वाला। Cephalopoda means head and poda means palm. वो अब हम पहली क्लास यानी कि जो हमारी बुक के मुताबिक है वो है नंबर 4। नंबर 4 मौजूद है हमारे सिलेबस में, नंबर 5 हमारे सिलेबस में, नंबर 6 हमारे, 3 क्लासेस अगर, ठीक है। अच्छा, ये छोटी पहले थी, वो कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हो? जल्दी से बताइएगा, इसमें देर ना लगाइएगा, पहली पूछो। कौन सा परिंदा है जिसके सर पर पैर हो? वाह ही वाह, मैं तो बोला सर पर पैर होता, आप बोली सारे परिंदों के सर पर पैर होते। ऐसा है कि सबके परिंदों के सर पर पैर होते? गुड जी, बिल्कुल सही कहा तहरीम ने कि सर पर और पैर होते हैं। हेड, फीट एंड विंग्स, मनाल ने कहा, और मरियम ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा कि आपने। लेकिन यहाँ पर जब हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे सेफेलोपोडा के लिए तो हम कहेंगे सर पर पैर, सर के साथ लगे हुए, अटैच किए हुए पैर, ठीक है। वो भी हम इसमें बात करते हैं। पहले गैस्ट्रोपोड्स की बात करें। गैस्ट्रोपोड्स में बेली, पेट के साथ है फुट, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर को आप देख लें। लार्जेस्ट क्लास ऑफ दिस फाइलम रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पाइरल शेल, तो इसका जो शेल होता है वो स्पाइरल होता है। ये हमारा अगर बात करें तो यूं, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब यहाँ से इसकी जो शेल की गोल यूं करके स्पाइरल स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, तो ये गैस्ट्रोपोड। बाइवॉल्वेटा समझा दें? अरे बेटा, बाइवॉल्वेटा बाद में समझाएंगे, अभी कहाँ समझाए, अभी तो गैस्ट्रोपोडा को समझ रहे हो, पहली क्लास, वो दूसरी है, नेक्स्ट में इसके बाद बेटा, ठीक है जी। दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, ये हमें ऑलमोस्ट मेरीन, फ्रेश वाटर, टेरिस्टल, तीनों जगह पे मिलते हैं। कौन? गैस्ट्रोपोड्स। बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइरली कॉइल्ड शेल, मे बी एब्सेंट इन सम स्पीशीज, ये जरूर नहीं कि हो, कुछ में ये एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर है तो स्पाइरल शेप में होगा, यानी गोल घूमता होगा। और ये स्पाइरल दरअसल इसकी ग्रोथ को बता रहा हो, जितने इसमें चक्कर होंगे ना, कर्व होंगे, कोआइलेशन होगी, उतना ही इसकी उम्र बड़ी होगी। One end of the shell is open and provided with operculum which close the shell. यहाँ पर
हमारे एक ओपर्क्यूलम, ये जगह है, ये ओपन है, ये वाला तो क्लोज है। ये वाला जो हिस्सा है जहां से एनिमल बाहर आता है, आधा हिस्सा उसका हेड और फुट, और जब वो वापस अंदर जाता है तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, वो इस कवर को बंद कर देता है ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो। तो उस कैप को, उस हार्ड सब्सटेंस को ओपर्क्यूलम कहा है। बॉडी इज asymmetrical but they are symmetrical during embryonic stage by torsion। अभी आप इसको कट करना चाहते हैं तो सिमेट्री का मतलब क्या था कि अगर हम कट करें किसी एनिमल को तो उसकी टू इक्वल हाफ बन जाए, लेकिन इसका टू इक्वल हाफ बनना मुश्किल है। तो इसकी बॉडी इस क्लास की, सिर्फ फाइलम की बात नहीं हो रही, फाइलम की तो सिमेट्री में आएगी, हाँ, इसकी क्लास में बॉडी एसिमेट्रिकल है। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब टॉर्जन नहीं होता, टॉर्जन किसे कहते हैं? टॉर्जन कहते हैं घुमाव। 180 डिग्री का ये जो घुमाव है ना, ये जो घुमाव हो रहा है, ये हो रहा होता है 180 पर, दैट इज कॉल्ड टॉर्जन। एमसीक्यूज में आ जाता है आपके पास। और अगर आप यहाँ अपनी बुक में 209 पर देखेंगे तो आपको वहाँ ट्विस्टिंग ऑफ द विसल मास एट 180 बाय द फिनोमिना कॉल्ड टॉर्जन, ये लिखा मिलेगा 209 पर। ये एमसीक्यूज में पूछे थे आपसे। ठीक है जनाब, अच्छा जी, आगे चलिए। आगे है दे हैव अ प्रोमिनेंट हेड विद टू पेयर्स ऑफ टेंटिकल। इनमें वाज़ेह खास साफ सुथरा नजर आएगा आपको, प्रोमिनेंट हेड नजर आएगा और उसमें दो टेंटिकल्स होंगे। माउथ इज वेंट्रल एंड प्रोवाइडेड विद रेड्यूला। माउथ वेंट्रल साइड पर है और उसमें रेड्यूला मौजूद है। ब्रॉड फुट इज फाउंड इन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। पाँव बड़ा ब्रॉड है, पाँव बड़ा चौड़ा होगा और वो भी वेंट्रल साइड पर होगा। प्रीनरी दे आर नॉक्टर्नल। आमतौर पर ये रात को निकलने वाले होंगे। नॉक्टर्नल मीन्स होता है वो जो रात को बाहर निकलकर अपना फूड या खाना ग़िज़ा खाएं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें हेलिक्स गार्डन स्नेल हम उसे कहते हैं, लाइमेक्स स्लग, पिला ग्लोबुसा, एप्पल स्नेल, माइटिलस, सी मसल्स। और बुक में हमारे पास डायग्राम बनी है, मैं इसमें भी दिखाता हूँ आपको। बुक में हमारे पास पेज नंबर 209 पर तो बनी है पिला की, और 210 पर आप देख सकते हैं नॉटिलस भी। ठीक है, माइटिलस नहीं है, माइटिलस की मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये पहले रखें, क्या सवाल आ गया जी, पहले सवाल देखें। सिमिट्री वाला दोबारा बताते हैं, नॉक्टर्नल बता दें। नॉक्टर्नल होता है रात को निकलने वाले, रात को खाना खाने वाले। जैसे हम लोग भी हैं नॉक्टर्नल, रात को रेस्टोरेंट्स में जा रहे होते हैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, तो आप भी नॉक्टर्नल हो गए ना। तो रात को निकलने वाले को कहते हैं नॉक्टर्नल। सिमिट्री वाला दोबारा बता दूं, सिमिट्री वाला दोबारा का मतलब है कि बेटा ये एसिमेट्रिकल बॉडी है, मगर जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, जब इसके ऊपर शेल नहीं बना होगा, उस वक्त इनकी बॉडी सिमेट्रिकल होगी। ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत सा, प्यारा सा, सॉफ्ट सा। ये कौन है? ये है स्लग, उसको हम कहते हैं स्लग, लाइमेक्स। और ये आपको, ये भी गार्डन में, अगर हमारे घर में गार्डन है, जगह बड़ी है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये माइटिलस सी मसल्स हम इसको कहते हैं। और गार्डन स्नेल आपने देखी होगी, एलेक्स और एप्पल स्नेल। ये अगर आप
प्रैक्टिकल नहीं हो रहा ना हमारे, अगर प्रैक्टिकली चल रहे होते इस वक्त तो ये सब एनिमल्स आप लोग में भी देख चुके होते, क्योंकि फाइलम्स की क्लासिफिकेशन में से एक एक दो दो एग्जाम्पल आपको ओरिजिनली प्रिजर्व्ड एनिमल्स दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। बहरहाल मे बी के बाद में दिखा दिए जाए जब हमारे फिजिकल कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाए। बाइवॉल्विया और पेलिकोपोडा, पेलिकोपोडा bivalvia, second largest class of this phylum, recognized by two shell, by यानी दो, valve shell, दो shell वाले। Majority found in marine water, दोनों पानियों में पाई जाती है, मीठे में भी नमकीन में, लेकिन ज़्यादा जो इनकी क्वांटिटी है वो नमकीन में मिलती है, मीठे में बहुत कम मिलती है। लेकिन ये टेरिस्टल नहीं है, ये आपको गार्डन वार्डन में नहीं मिलेगा। गार्डन में जो भी मिलेगा आपको वो सिंगल शेल वाला होगा, गैस्ट्रोपोड होगा। बॉडी इज इनक्लोज इज अ शेल ऑफ टू पीस हाइंग टुगेदर, एक दूसरे से अटैच होते हैं शेल, और ये शेल बड़े ही मजबूती से अटैच होते हैं, इतने आराम से आप ओपन नहीं कर सकते अगर एनिमल जिंदा है। द हेड इज रूडिमेंट्री एंड रेड्यूला इज एब्सेंट। रूडिमेंट्री का मतलब होता है अनडेवलप्ड, कम बना हुआ, समझ आ गई बात। तो इसका जो हेड है वो जरा अनडेवलप्ड है, इसीलिए रेडुला भी एब्सेंट है, क्योंकि ये खाना भी वो नहीं खा रही ना, फिर खाना भी कुछ और होगा। वो जो हमारे स्नेल थे और हमारे गैस्ट्रोपोड थे, अगर वो समंदर में है या मीठे पानी में, तो वो एल्गी को स्क्रैप कर करके खा रहे हैं। जबकि इनका खाना भी चेंज हो गया, क्योंकि इनका हेड भी रूडेंट्री है, कम बना हुआ है, कम डेवलप्ड है, और साथ ही साथ इनका रेड्यूला भी नहीं है, एब्सेंट है। फुट इज वेंट्रल एंड लेटरली कंप्रेस्ड, suited फॉर क्रीपिंग। थोड़ा सा चपटा है, वहां क्या था, ब्रॉड था गैस्ट्रोपोड में, यहाँ थोड़ा सा चपटा है, और क्रीपिंग करने में इनको मदद देता है। साथ ही साथ इनके पास जो फुट है वो इनको बिल, नर्म जो रेत है समंदर की फ्लोर में, उसको सॉफ्ट मड को बिल बनाने में मदद देता है। मेंटल इज ब्लूम्ड कंसिस्टिंग राइट एंड लेफ्ट लोब्स। मेंटल जो होती है, अगर आप जब समंदर पे गए हो पिकनिक मनाने तो आपको शेल मिला हो, तो उसके अंदर से आप देखिएगा, अगर ताज़ा शेल हो ना बिल्कुल फ्रेश, तो वो बहुत स्मूथ और बहुत कलरफुल होगा। और जाहिर सी बात है दो लोग बने होंगे, क्योंकि दो शेल हैं, दो हाथ हैं, है ना। गिल्स आर पेयर्ड एंड फाउंड ऑन बोथ साइड ऑफ द फुट। गिल्स इसमें पेयर्ड होते हैं और दोनों साइड पर फुट के मौजूद है। रूडिमेंट्री का मतलब बेटा आपको मैंने कहा था कि जो कम डेवलप्ड हो ना, पूरा नहीं बना हो, इसीलिए रेड्यूला एब्सेंट है, उसे कहते हैं रूडिमेंट्री। गिल्स पेयर हैं जो दोनों साइड पे फुट के मौजूद हैं। दे हैव इकोनॉमिक वैल्यू बिकॉज द शेल इज यूज फॉर द डेकोरेटिव पर्पस एंड पर्ल्स आर यूज्ड एज ऑर्नामेंट। ये हम अभी आगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में भी इस पॉइंट को लिखेंगे। और यहाँ जो सवाल है वो हमारा ज़रा कुछ और है। एग्जाम्पल है यूनियो फ्रेश वाटर मसल्स, पैक्टन, ये हमारी यूनियो, और ये हमारी पर्ल ऑस्टिन। पर्ल ऑस्टिन जिसमें पर्ल बनता है, मोती बनता है, सारी की सारी यूनियो में या बाइवॉल्व में मोती नहीं बनता, याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप समझे कि सब में बनता। तो पेज नंबर 211, यहाँ पर आपको एक छोटा सा सवाल नजर आएगा और लिखना होगा आपको। 211 पर आ जाइए, और पैराग्राफ है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और मोलस्का। तो उसमें दो चार लाइन, जो पांचवी लाइन में आपको स्टार्ट हो जाएगा पर्ल फॉर्मेशन। तो आपसे पूछा जाता है डिफाइन पर्ल फॉर्मेशन इन मोलस्का, डिफाइन पर्ल फॉर्मेशन
इन मोलस्का, पेज नंबर 211। डिफाइन पर्ल फॉर्मेशन इन मोलस्का। डिफाइन पर्ल फॉर्मेशन इन मोलस्का। ताहा ने पूछा पांचवा पॉइंट, तो बेटा ताहा फूट जो है ना इसका चपटा होता है और पतला होता है, तो ये क्रीपिंग करने में बड़ी मदद करता है। और ये साथ ही साथ आमतौर पर यूजुअली ये वैसे नहीं रहना पसंद करते, ये थोड़ा सा गड़ा बना देते हैं और गड़े में जाकर गायब हो जाते हैं। थोड़ा सा ना ऊपर मिट्टी आ जाती है तो ये नजर नहीं आता। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि पर्ल कैसे बनता है, मोती कैसे बनता है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जी व्हेन अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी बाहर की चीज, कोई जर्रा, सच एज सैंड ग्रेन, मट्टी का जर्रा, और एन एग और अ पैरासाइट, कोई एग किसी स्पंज का आ गया या कोई पैरासाइट इसके इंटर हो गया, ठीक है ना, गेट्स इन बिटवीन द शेल एंड मेंटल, शेल और मेंटल के दरमियान, तो मेंटल स्टिम्युलेटेड टू सिक्रीट concentric लेयर ऑफ नेकर, एक लेयर बनाना शुरू कर देती है। कहाँ पर? उस मॉलिक्यूल या उस एग जो भी आया है उसके गिर्द, उस लेयर को नेकर कहा जाता है। और ये नेकर असल में मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्रोटीन होते हैं। और ये नेकर एक बार नहीं बनती, बल्कि बार बार बनती चली जाती है। जब जब वो मॉलिक्यूल इसके पास मौजूद रहेगा, अगर वो बाहर नहीं निकला, तो ये लेयर उसके ऊपर चढ़ती चली जाएगी और मोती या गोल एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता जाएगा, जिसे आप पर्ल या मोती कहते हैं। जैसे ये देख लें, अब ये जो हमारा शेल है डार्क कलर में, और ये हमारे ऊपर मेंटल की लेयर है, तो मेंटल की एपिथेलियल लेयर और शेल, इसके दरमियान जो पार्ट मौजूद है उसे आप मदर ऑफ पर्ल कहते हैं, क्योंकि उसी में ये आकर कोई भी पार्टिकल चला जाता है, तो उसे आपने कह दिया मदर ऑफ पर्ल, ये वाले पोर्शन। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी पार्टिकल लाइक बॉडी आ गई, कोई सेल आ गया, कोई सैंड का जर्रा आ गया, तो एपिथेलियल लेयर इसको थोड़ा सा अंदर लेकर बंद करना चाहिए। और यहाँ पर जो मेंटल है वो सिक्रीशन शुरू कर देगा इसके ऊपर। ये सिक्रीशन हो गई, आउटर लेयर ने इसको फिर बंद कर दिया। ठीक है, लेयर ऑफ नेकर, और ये लेयर ऑफ नेकर फिर दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गई और ये पार्टिकल को क्लोज कर दिया। अब इसके ऊपर बार बार लेयर चढ़ती रहेगी ताकि ये जो है ना किसी भी तरह से इसकी बॉडी को खराश ना पहुंचाए, स्क्रैच ना पहुंचाए। और ये हम अपनी जुबान में इसको पर्ल का नाम देते हैं, मोती का नाम देते हैं, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में बात करेंगे, ये मेडिसिन में भी यूज होता है। ठीक है, इसको आप ज्वेलरी में भी इस्तेमाल करते हैं। असली मोती को, प्लास्टिक वाले मोती को नहीं। आजकल तो प्लास्टिक का मोती चल रहा है। जापान में इसकी पूरी इंडस्ट्री है। जापान में जो है ये माशाल्लाह से पूरी इंडस्ट्री है, और जापान में इसकी फॉर्मिंग की जाती है। लेकिन डेफिनेटली वो कौन होगा, वो वही फॉर्मिंग वाले पर्ल होंगे, तो उनमें और नेचुरल पर्ल में बहुत फर्क होता है। नेचुरल पर्ल आज भी महंगा ही है, बहुत महंगा है, और ये हम फॉर्मिंग वाले पर्ल थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। मूव कैसे करते होंगे? शेल से बाहर बॉडी निकलती है बता, फिर मूवमेंट होती है। हाँ, मूवमेंट में इसकी रेजिस्टेंस होती है, शेल आउटर बॉडी है ना, आउटर कवरिंग है, तो ये इसको मूवमेंट में जरा मसला करती है। ठीक है। अरे, मेरा ख्याल से एक चीज आपको पता नहीं,
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट आपको यहाँ दे दी, लेकिन हमने आपको सेफेलोपोडा शायद हमारे यहाँ नजर नहीं आया। एक मिनट में देख, हाँ सेफेलोपोडा बेटा यहाँ मैं मिस कर गया, लेकिन कोई मसला नहीं है, अभी आपको दिखा देते हैं। थर्ड क्लास जो है आपकी पेज नंबर 210 पर है, सेफेलोपोडा। ठीक है, सेफेलो का मतलब मैंने आपको बताया कि सर, ये आप मोलस्का देख लें अपना, इसमें हमारे ऑक्टोपस की एग्जाम्पल है 210 में, और ये है डेविल फिश, या हम इसे स्क्विड कहते हैं, जो सबसे बड़ी है कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड्स। ठीक है, तो ये जो हमें नजर आएंगे इनमें सर, हेड, उसके साथ ही इसकी टांगे मौजूद हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सेफेलोपोडा, सेफेलो मीन्स सर, पोडा मीन्स पाँव। तो इनके पाँव इनके सर के साथ, पाँव से मुराद है इनके ऑक्टोपस, ऑक्टो माने चार, आठ, एट। तो इसके आपको 8 बाजू नजर आएंगे, उनमें से एक बाजू अपनी बुक में देखिएगा, मैं बुक में से बता रहा हूँ, पेज नंबर 210 पर एक बाजू आपको थोड़ा सा अगला हिस्सा उसका स्पून लाइक नजर आएगा, हेक्टोकोटाइल। ये इसकी मेल और फीमेल की निशानी होती है। तो ये हमें मेल में नजर आएगा, फीमेल में ये स्ट्रेट ही होगा, नॉर्मल ही होगा। और आप देख सकते हैं, आपको बल्कि देखा भी होगा कि इसके जो आर्म्स हैं, बाजू हैं, उनके ऊपर सकर लगे हुए होते हैं, और सकर जो है वो हमारे बॉडी से किसी भी चीज़ से ये चिपक कर अपनी मूवमेंट करने में आसानी होती है। तो इनकी जो बॉडी का विसरल मास है वो सारा आपको ऊपर नजर आ रहा है, जो कि सर की तरह है, और उसमें आंखें भी आपको नजर आ रही हैं। तो इसीलिए हम इसको सेफेलोपोडा कहते हैं, सर के ऊपर पैर। और इसमें आपको बड़ी अच्छी मैकेनिज्म भी मिलती है, यानी ये कलर फॉर्मेशन करते हैं अपने डिफेंस के लिए। तो ये तीसरी क्लास है इसकी। ठीक है, आज के लिए हमारी ये तीसरी क्लास। तो कोई बात अगर पूछनी है तो पूछ सकते हैं, बाकी जो बच्चे हैं जिनके पास कोई सवाल नहीं है वो, उनको मेरी तरफ से दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।